हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड IAS। आई एम डॉक्टर रिद्धि और आज हम चैप्टर 10th पढ़ने वाले हैं क्लास 6 NCERT हिस्ट्री का। इसके बाद सिर्फ हमारे 2 चैप्टर्स बचेंगे और हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के चैप्टर का नाम है ट्रेडर्स, किंग्स और पिलग्रिम्स। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज के लेक्चर का है वो है हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। अब ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में अगर हमें पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाएंगे। अब आप लोगों को याद होगा हमने चैप्टर 9th में NBPW के बारे में पढ़ा था, यानी कि नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो ये बहुत फाइन पॉटरी थी और स्पेशली इस पॉटरी के जो बोल्स और प्लेट्स थे वो हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स से मिले हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो अलग अलग जगह पे कैसे पहुंची, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग साइट्स पे मिली हैं ये इंडिया के ही। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह इनको लेके जाते हों, या जिस जगह पे ये बनती हों उस जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हों उनको बेचने के लिए। तो ये चीज़ जो है ट्रेडर्स करते होंगे। अब जो साउथ इंडिया रहा है हमारा वो गोल्ड, स्पाइसेस यानी कि मसाले, स्पेशली जो पेपर होती है हमारी काली मिर्च जो होती है, और प्रेशियस स्टोन्स, इन तीनों के लिए बहुत फेमस रहा है। अब जो पेपर है उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू हमें कहाँ दिखी? रोमन एम्पायर में। और वहाँ पे उसकी इतनी वैल्यू है कि उसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, जो पेपर है हमारा उसको। अब जो ट्रेडर्स हैं ऐसा माना जाता था कि बहुत सारे गुड्स जो हैं वो रोम में लेके जाते थे, और वो भी शिप्स में, सी से, और कैरावान्स में भी लेके जाते थे अगर वो लैंड से ट्रैवल कर रहे हैं तो। और ऐसा भी माना जा रहा है कि उस समय बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत सारे उस टाइम के रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। तो ऑब्वियसली रोमन गोल्ड कॉइन्स कब आएंगे? जब हम अपनी चीज़ बेचेंगे और वो हमें उसके बदले में पैसे देंगे, जो कि कॉइन्स के रूप में होते थे। अब जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने काफ़ी सारे सी रूट्स को भी एक्सप्लोर किया है, एंड सम ऑफ दीज फॉलोड दी कोस्ट। तो कुछ ने कोस्ट को फॉलो किया। अब कुछ और भी थे जो कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में थे, जहाँ पे सेलर्स ने जो मॉनसून विंड्स है उनका सहारा लेते हुए, उनका एडवांटेज लेते हुए सी को जल्दी क्रॉस किया। तो अगर वो सपोज करो ईस्ट अफ्रीका या अरेबिया से वेस्टर्न कोस्ट पे आना चाहते हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट के, तो वो साउथ वेस्ट मॉनसून जब होता था तब आते थे, क्योंकि हवा जो है वो इस तरफ की होती थी, जिससे जो शिप्स हैं वो तेजी से ट्रैवल करती थी। और इस इतनी बड़ी जर्नी के लिए उन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग शिप्स बनानी पड़ती थी। क्लियर हो गई ये चीज़? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है न्यू किंगडम्स अलोंग दी कोस्ट। अब ऑब्वियसली कोस्ट की बात हुई है तो वहाँ ट्रेड हो रहा है, तो वहाँ कुछ किंगडम्स भी बनाए गए होंगे। तो जो सदर्न हाफ है हमारे सब कॉन्टिनेंट का, वो एक बहुत ही लंबी कोस्ट लाइन है, हमें पता है। और यहाँ पे हिल्स, प्लेट्यूज, रिवर वैलीज, ये सब भी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। अब रिवर वैलीज में से जो कावेरी वाली रिवर वैली है हमारी, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। तो ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। अब जो चीफ्स और किंग्स थे जिन्होंने रिवर वैलीज को कंट्रोल किया, कोस्ट को कंट्रोल किया, वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो गए। अब जो हमारी संगम की पोएम्स हैं उन्होंने मूवेंदर को मेंशन किया है। मूवेंदर क्या होता है? इट इज़ अ तमिल वर्ड मीनिंग 3 chiefs used for the heads of 3 ruling families, that is Cholas, Cheras and Pandyas, who became powerful in South India around 2300 years ago। तो आज से 2300 साल पहले साउथ में 3 फैमिलीज थी हमारी जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल बनी थी, चोलास, चेरास और पांड्यास। तो उनके तीनों चीफ्स को एक शब्द से बुलाया जाता था तमिल के, जिसको मूवेंदर बोलते हैं। अब इनमें से हर एक चीफ जो है उसके पास 2 सेंटर्स होते थे पावर के, यानी कि टोटल कितने सेंटर हो गए? 6 सेंटर हो गए। अब ये 2 सेंटर जो हुआ करते थे, इनमें से एक लैंड पे होता था और एक कोस्ट पे होता था। अब ये जो 6 सिटीज़ थी, यानी कि जो 6 सेंटर्स थे, इसमें से 2 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। पहला जो था वो था पुहार, या जिसको हम कावेरी पट्टिनम बोलते हैं, जो कि चोलास का पोर्ट था। और दूसरा जो सेंटर था वो था मदुरई, जो कि पांड्यास की कैपिटल थी। तो ये दोनों ही सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कावेरी पट्टिनम की जगह पुहार वर्ड आपको दे दिया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं दोनों वर्ड्स। अब जो चीफ्स हैं वो रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे, इसके बदले वो क्या करते थे? लोगों से गिफ्ट्स मांगते थे। इसके अलावा वो लोग मिलिट्री एक्सपेडिशंस पे भी जाते थे और नेबरिंग एरियाज से भी ट्रिब्यूट कलेक्ट करके लाते थे। ट्रिब्यूट वर्ड का मीनिंग मैंने आप लोगों को जो पिछले चैप्टर्स पढ़े उनमें से एक चैप्टर में बताया भी था। Then they kept some of the wealth and distributed the rest amongst their supporters, including members of their families, soldiers and poets। अब जितनी भी वो वेल्थ कलेक्ट करके लाते थे
उसमें से कुछ वेल्थ वो अपने पास रख लेते थे और बाकी को वो अपने सपोर्टर्स के बीच में बांट देते थे। अब उनके सपोर्टर्स कौन कौन से होते थे? एक तो उनकी खुद के फैमिली मेंबर्स जो होते थे, दूसरे उनके सोल्जर्स, और जो उनके पोएट्स होते थे वो। अब बहुत सारे पोएट्स जिनकी कॉम्पोजिशंस हमें संगम कलेक्शन में मिली है, उनमें ऐसी पोएम्स हैं जो राजा या जो चीफ है उसकी तारीफ में लिखी गई है। और वो चीफ की तारीफ में क्यों लिखी गई है? क्योंकि चीफ जो है उन्हें काफी बार प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट्स और बहुत ही फाइन क्लोथ जो है वो रिवॉर्ड में देते थे। अब जब ये सब काम हो रहा था, उसके 200 साल बाद एक दूसरी डायनेस्टी आई जो कि सतवाहना डायनेस्टी के नाम से जानी गई। तो ये वेस्टर्न इंडिया में काफी पावरफुल डायनेस्टी बनी थी और इसके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। अब इनके बारे में हमें एक इंस्क्रिप्शन से पता लगा है जो कि इनकी माँ ने कंपोज किया था, इनकी मदर ने, और उनकी मदर का नाम था गौतमी बालाश्री, इसलिए इनका नाम है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। अब जो सतकर्णी थे और बाकी सतवाहना रूलर्स थे, उन्हें दक्षिणापथ का लॉर्ड बोला जाता था, दक्षिणापथ का भगवान बोला जाता था। दक्षिणापथ मतलब क्या होता है? ऐसा रूट जो कि साउथ की तरफ जाता है, दक्षिण, तो दक्षिणापथ हो गया। और कभी कभी दक्षिणापथ को हम पूरा जो सदर्न रीजन है उसको डिस्क्राइब करने के काम में भी लेते थे। अब उन्होंने अपनी आर्मी जो है वो ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न सारे कोस्ट पे भेजी थी और काफी पावरफुल बन गए। क्लियर है? अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पे जो कि है सिल्क रूट की। Now the rich glossy colors of silk as well as its smooth texture make it a highly valued fabric in most societies. अब हमें पता है कि जो सिल्क होता है उसके कलर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही चमकदार होते हैं और उसका टेक्सचर भी काफ़ी स्मूथ होता है, इसीलिए ये बहुत ही अच्छा फैब्रिक माना जाता था बहुत सारी सोसाइटी में और इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा थी। अब सिल्क को बनाने का जो तरीका था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था। करते क्या थे हम? जो रॉ सिल्क होता है उसे, जो सिल्क वर्म्स होते हैं हमारे, उनके कोकून से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, फिर उसको थ्रेड में स्पन किया जाता था और फिर उससे क्लोथ बनाया जाता था। अब सिल्क बनाने की जो टेक्निक है वो सबसे पहले कहाँ इन्वेंट हुई थी? ऑब्वियसली चाइना में, आज से 7000 साल पहले। अब जो मेथड्स चाइना यूज करता था वो काफी टाइम तक उसने सीक्रेट रखे, लेकिन कुछ लोग जो थे जो कि चाइना से दूसरी जगह गए, चाहे वो किसी भी तरीके से जा रहे हैं, चाहे पैदल जा रहे हैं, चाहे हॉर्स पे जा रहे हैं, चाहे कैमल्स पे जा रहे हैं, वो अपने साथ सिल्क लेके गए और जो पाथ उन्होंने फॉलो किए उस पाथ का नाम पड़ गया सिल्क रूट। तो इजी हो गया ये चीज। अब कभी कभी जो चाइनीज रूलर्स होते थे वो सिल्क के गिफ्ट जो है भेजते थे ईरान और वेस्ट एशिया के रूलर्स को, और वहां से सिल्क की जो नॉलेज है वो वेस्ट की तरफ और भी ज्यादा स्प्रेड होती गई। अब आज से लगभग 2000 साल पहले सिल्क पहनना एक फैशन स्टेटमेंट बन गया था जो रूलर्स थे और जो अमीर लोग थे रोम में, उनमें। अब जो सिल्क है वो काफी एक्सपेंसिव हुआ करता था। उसके क्या रीजन थे? पहला तो ये कि हमें इसको चाइना से लाना पड़ता था पूरा ट्रैवल करके, और दूसरा जिस रोड से हम आते थे सिल्क लेके वो रोड काफी डेंजरस थी, माउंटेन्स और डेजर्ट से गुजरती थी। तो जो लोग उन रूट्स पे रहते थे वो ट्रेडर्स से पैसे मांगते थे कि आप हमें पेमेंट करो जब भी हम आपको यहाँ से गुजरने देंगे। एक तरीके से आज का टोल समझ लो, तो वो चीज़ है, इसीलिए ये और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता था सिल्क। अब कुछ राजा ऐसे भी थे जो कि सिल्क रूट के बड़े बड़े पोर्शंस को कंट्रोल करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडर्स सिल्क ला रहे हैं वो कुछ गिफ्ट्स लाते थे अपने साथ, ट्रिब्यूट्स लाते थे, टैक्सेस लाते थे, तो उन राजाओं को फायदा हो सकता था और इसके बदले में जो राजा थे वो उन ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन देते थे कि कोई भी चोर आके उनका सामान चुरा के नहीं लेके जाए। अब जो बेस्ट नोन रूलर्स थे जिन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल किया वो थे कुशानास, जिन्होंने सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे रूल किया था आज से लगभग 2000 साल पहले। तो सबसे बेस्ट कंट्रोल सिल्क रूट का कुशानास के हाथ में रहा था। अब जो दो मेजर सेंटर्स थे कुशानास की पावर के वो थे, एक तो पेशावर और दूसरा मथुरा। दूसरी तरफ जो तक्षशिला था वो भी इनके किंगडम में इंक्लूडेड था। उनके रूल के टाइम पे सिल्क रूट की जो एक ब्रांच थी वो सेंट्रल एशिया से एक्सटेंड होके और जो रिवर इंडस का माउथ है उसके सी पोर्ट्स तक जाती थी, जहां से सिल्क जो है उसे रोमन एम्पायर तक भेजा जाता था। तो आपको जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये पूरा सिल्क रूट ही है हमारा। तो उस समय एक ब्रांच ऐसी थी जो यहाँ पे लगभग सेंट्रल एशिया से और नीचे जो रिवर इंडस का माउथ है यहाँ पे लगभग वहां तक जाती थी और फिर वहां से उसे रोमन एम्पायर में भेजा जाता था। अब कुशानास जो थे वो अर्लीस्ट रूलर्स में से एक थे सब कॉन्टिनेंट के जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एंड दीज गोल्ड कॉइन्स वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स अलोंग दी सिल्क रूट, और सिल्क रूट पे जो हमारे ट्रेडर्स जाते थे वो इन कॉइन्स को यूज भी करते थे।
क्लियर हो गई ये चीज। अब चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है बुद्धिज्म के स्प्रेड के बारे में। जो मोस्ट फेमस कुशाना रूलर थे हमारे वो थे कनिष्क, जिन्होंने लगभग आज से 1900 साल पहले राज किया था। उन्होंने क्या किया, एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की जहां पे स्कॉलर्स जो हैं वो मिलते थे और जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं उन्हें डिस्कस करते थे। अब अश्वघोषा एक पोएट थे जिन्होंने बुद्धा की बायोग्राफी कंपोज की थी और उस बायोग्राफी का नाम है बुद्धा चरिता। तो वो भी इनके कोर्ट में ही थे। अश्वघोषा जो थे वो कनिष्का के कोर्ट में ही थे। अब अश्वघोषा और बाकी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने संस्कृत में लिखना चालू कर दिया था। अभी तक तो लोग प्राकृत में ही बात कर रहे थे, प्राकृत में ही लिख रहे थे, लेकिन अब संस्कृत में लिखना चालू कर दिया था। इसके अलावा बुद्धिज्म का एक नया फॉर्म जो है वो डेवलप हो गया था जिसका नाम था महायान बुद्धिज्म। इस बुद्धिज्म के दो डिस्टिंक्ट फीचर्स थे। देखो पहले क्या होता था, जो बुद्धा की प्रेजेंस है उसको हम स्कल्पचर में अलग अलग साइंस के थ्रू शो करते थे। जैसे अगर हमें एनलाइटनमेंट बताना है उनका तो हम पीपल ट्री के थ्रू शो करते थे स्कल्पचर्स में। लेकिन अब बुद्धा की स्टैचूज बनने लग गई थी महायान बुद्धिज्म के अंडर, और बहुत सारी स्टैचूज जो है वो मथुरा में भी बनी और बाकी सारी जो है वो तक्षशिला में बनी। आप लोगों को एक पिक्चर दिखा देती हूँ एक स्कल्पचर की। ये है हमारा स्कल्पचर जो कि जो सांची स्तूप है वहां पे है। तो यहाँ पे देखो ये आपको ट्री दिखाई दे रहा है पूरा, और यहाँ पे ये खाली एम्प्टी सीट है। तो स्कल्पटर्स ने इसको क्यों कार्व किया ये बताने के लिए कि बुद्धा को इस ट्री के नीचे बैठ के एनलाइटनमेंट मिला था। अब जो दूसरा चेंज आया था महायान बुद्धिज्म के टाइम पे वो था बोधिसत्व में विश्वास, बिलीफ जो आने लगा था। तो बोधिसत्व कौन थे? ऐसे लोग हुआ करते थे जिनको एनलाइटनमेंट मिल गया है, उनको सबको बोधिसत्व बोला जाता था। अब एक बार जब उनको एनलाइटनमेंट मिल गया तो वो आराम से आइसोलेशन में रह सकते थे और शांति में मेडिटेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बदले उन्होंने अपनी जो नॉलेज है उसे दूसरे लोगों को भी बांटा, दूसरे लोगों की मदद की। अब जो बोधिसत्व की पूजा थी वो बहुत पॉपुलर बन गई थी और पूरे सेंट्रल एशिया, चाइना और बाद में कोरिया और जापान में भी फैल गई थी। इसके अलावा बुद्धिज्म जो है हमारा वो वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में भी स्प्रेड हुआ, जहाँ पे बहुत सारी केव जो हैं हिल्स से काटी गई, उनको हॉलो किया गया और जो मॉन्क्स थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, उनके रहने की जगह बनाई गई। अब इनमें से कुछ केव्स जो हैं वो किंग्स और क्वींस के ऑर्डर्स पे बनाई जाती थी, कुछ मर्चेंट्स के ऑर्डर पे बनाई जाती थी, कुछ फार्मर्स के ऑर्डर पे बनाई जाती थी। और ज्यादातर टाइम ये जो केव्स हैं ये कहाँ पे मिली हमें? जो वेस्टर्न घाट्स के पासेस हैं उनके करीब। अब जो रोड्स होती थी वो जो कोस्ट के बहुत अच्छे, बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस पास जो होते थे उन्हें जो डेक्कन में सिटीज थी उससे कनेक्ट करती थी, और ये रोड जो है वो इन्हीं पासेस के थ्रू जाती थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता था। अब ऐसा भी माना जाता है कि जो ट्रेडर्स है अपनी ट्रैवल के टाइम पे इन मोनेस्ट्रीज में, इन केव मोनेस्ट्रीज में रुकते थे। इसके अलावा बुद्धिज्म जो है वो साउथ ईस्ट वर्ड्स भी स्प्रेड हुआ, यानी कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और जो बाकी पार्ट्स हैं हमारे साउथ ईस्ट एशिया के जिसमें इंडोनेशिया भी इंक्लूडेड है वहां पे। लेकिन यहाँ पे जो ओल्डर फॉर्म था बुद्धिज्म का, जिसको थेरावाड़ा बुद्धिज्म बोलते हैं, वो ज्यादा पॉपुलर था। क्लियर हो गया? अब आपको दो फोटोज दिखा रही हूँ। ये फोटो जो है ये बुद्धा की ही है और ये भी बुद्धा की ही है, लेकिन ये जो है स्कल्पचर ये मथुरा का है और ये तक्षशिला का है। तो थोड़ा अलग अलग जो है और अलग अलग पोजीशन में बनाइए। इनमें जो है ये स्टैंडिंग पोजीशन है और इसमें सिटिंग पोजीशन है बुद्धा की। इसके अलावा एक केव दिखा रही हूँ आप लोगों को जो कि मॉन्क्स के रहने की जगह थी। ये केव जो है ये कार्ले में प्रेजेंट है जो कि महाराष्ट्र में। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। So, as traders journeyed to distant lands in caravans and ships, pilgrims often traveled with them. तो जैसे जैसे जो ट्रेडर्स हैं हमारे वो कुछ सामान बेचने या खरीदने शिप्स में और कैरावान्स में जाते थे अलग अलग जगहों पे, हमने देखा, तो उनके साथ जो पिलग्रिम्स होते थे वो भी चले जाते थे। अब पिलग्रिम्स कौन होते हैं ये देख लेते हैं। सो पिलग्रिम्स जो हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो कि जो हमारी पवित्र जगह होती हैं, जो होली प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे जर्नी करते हैं जिससे वहाँ पे वो पूजा कर सके। तो उनको हम जो श्रद्धालु बोलते हैं हम हिंदी में, वही होते हैं पिलग्रिम्स। अब इनमें से जो बेस्ट नोन पिलग्रिम्स हैं वो कौन कौन से थे? चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे, जिसमें से एक का नाम है फाजियान। फाजियान जो है वो हमारे इंडिया में आज से 1600 साल पहले आए थे। दूसरे थे जुआनजांग जो कि लगभग 1400 साल पहले आए थे, और तीसरे थे आई क्विंग जो कि जुआनजांग से 50 साल बाद आए थे। अब ये क्यों आए थे? क्योंकि जो बुद्धा की लाइफ से प्लेसेस एसोसिएटेड हैं और जो फेमस मोनेस्ट्रीज हैं वहां पे इनको विजिट करना। अब जो ये पिलग्रिम्स थे इनमें से हर एक पिलग्रिम जो है उसने अपनी जर्नी का एक अकाउंट लिखा है, मतलब कि
कि कैसी उनकी जर्नी रही, क्या क्या उन्होंने चीज़ देखी। जैसे हम डायरी मेंटेन करते हैं एक तरह से, वही चीज़ इन्होंने मेंटेन करी थी। इन्होंने ये भी बताया कि जब वो अपनी जर्नी में जा रहे थे तब उन्हें क्या क्या डेंजर्स देखने को मिले, क्या क्या खतरनाक चीज़ें उन्हें देखने को मिली, और जो इनकी जर्नी थी उसमें इनको कितने साल लगे, जो भी इन्होंने कंट्रीज़ या मोनेस्ट्रीज़ की जर्नी की, और कौन कौन सी बुक्स ये लोग अपने साथ कैरी करके लेके। अब जो जुआनजांग थे, he took the land route back to China and carried back with him statues of Buddha made of gold, silver and sandalwood and over 600 manuscripts loaded on the backs of 20 horses। तो इसमें जो हमारे सेकंड पिलग्रिम थे यानी कि जुआनजांग, वो जब चाइना वापस गए तो वो लैंड रूट के थ्रू गए थे, नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया के थ्रू होते हुए, और वो यहाँ से इंडिया से बुद्धा की बहुत सारी स्टैचूज लेके गए थे जो कि गोल्ड, सिल्वर, सैंडलवुड इन सब की बनी हुई थी। सैंडलवुड क्या होता है? जो चंदन होता है हमारा, वो। और इसके अलावा लगभग 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स लेके गए थे जिनको 20 घोड़ों के पीठ पे लादा हुआ था। नाउ ओवर 50 manuscripts were lost when the boat on which he was crossing the Indus capsized। तो जिस बोट पे वो इंडस नदी को क्रॉस कर रहे थे वो बोट ओवरटर्न हो गई थी। इस वजह से 600 स्क्रिप्ट्स में से 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो खो गई। नाउ ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज। और उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी जो है वो किस चीज में बिता दी? जो भी वो मैन्युस्क्रिप्ट्स लेके आए थे वो सब संस्कृत में लिखी हुई थी, तो उनको चाइनीज में ट्रांसलेट करते हुए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो स्पेंड कर। क्लियर है? अब आते हैं हमारे एक छोटे से इंपॉर्टेंट फैक्ट पे जो कि नालंदा के बारे में, विच वॉज अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। अब जुआनजांग और जो बाकी पिलग्रिम्स थे उन्होंने नालंदा, जो कि बिहार में प्रेजेंट है, वहाँ पे काफ़ी वक्त गुजारा था पढ़ाई करते हुए। और नालंदा जो है वो उस समय की सबसे फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी। नालंदा में इतने सारे स्टूडेंट्स थे उस समय, और वो भी अलग अलग जगह के स्टूडेंट्स आया करते थे, सिर्फ इंडिया के ही नहीं थे। और उन्होंने वो जो टाइम स्पेंड किया था उसको डिस्क्राइब कैसे किया? द टीचर्स आर मैन ऑफ द हाइएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट। मतलब जो उनके टीचर्स थे उनकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट था। नाउ दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी। और जितने भी टीचर्स थे वो सभी बुद्धा की टीचिंग्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। नाउ द रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट एंड एवरीवन हैज़ टू फॉलो देम। अब जो मोनेस्ट्री के रूल्स थे वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे और सभी को वो रूल्स फॉलो करने होते थे। पूरे दिन जो है डिस्कशंस होते रहते थे, और जो ओल्ड और यंग लोग हैं वो एक दूसरे की म्यूचुअली हेल्प करते रहते थे। जो लर्नड मैन थे अलग अलग सिटीज से जो आए थे वो यहाँ पे आके अपने डाउट्स सेटल करते थे। अब जो गेट कीपर होता था वो जो नए एंट्रेंट होते थे, जो भी नए स्टूडेंट्स आते थे, उनसे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछता था, और उसके बाद जब वो आंसर देते थे तभी उनको अंदर एंट्री दी जाती थी। एंड 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर। और हर 10 नए बच्चों में से, नए स्टूडेंट्स में से लगभग 7 और 8 ऐसे हुआ करते थे जो कि आंसर नहीं दे पाते थे। तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी उस समय। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। अब ये ऐसा टाइम था हमारा जब कुछ भगवानों की पूजा होनी चालू हो गई थी, और ये चीज़ जो है वो लेटर हिंदुइज्म का सेंट्रल फीचर बन गई थी और इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर ली थी। अब ये भगवान कौन कौन से थे? शिव, विष्णु, और जो हमारी देवियाँ हैं जैसे दुर्गा माता हैं वो। अब ये डीटीज जो हैं दे वर वर्शिप्ड थ्रू भक्ति, एन आइडिया दैट बिकेम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम। अब इन डीटीज को भक्ति के थ्रू वर्शिप किया जाता था, जो कि उस टाइम का एक बहुत ही पॉपुलर आइडिया बन गया था। भक्ति क्या होता है? इट इज अ पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चूजन डीटी। तो जैसे आप किसी भी भगवान को मानते हो, जैसे शिव हो गए, विष्णु हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए, तो उनके प्रति जो आपका डिवोशन है उसको हम बोलते थे भक्ति। नाउ एनीबडी वेदर रिच और पुअर बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट मैन और वुमेन कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। अब चाहे कोई भी हो, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे हाई क्लास को बिलोंग कर रहा हो, चाहे लो कास्ट को बिलोंग कर रहा हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, हर कोई भक्ति का पाथ फॉलो कर सकता था। अब जो भक्ति का आइडिया है वो भगवत गीता में भी प्रेजेंट है। ये सेक्रेड बुक है हिंदूज की, आप लोगों को पता ही होगा, जो कि महाभारत में इंक्लूडेड है। अब जो भगवत गीता है उसमें क्या चीज़ है? जो कृष्ण भगवान है वो अर्जुन से पूछते हैं कि वो सारे धर्म को छोड़ दे और उनमें रेफ्यूज ले ले, मतलब कि उनके पास आ जाए, क्योंकि वही ऐसे हैं जो कि अर्जुन को हर एक बुराई से फ्री कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। अब इस तरह की जो वर्शिप थी वो धीरे धीरे हमारे कंट्री के बाकी पार्ट्स में भी स्प्रेड होती गई। अब जिन लोगों ने भक्ति के सिस्टम को फॉलो किया वो सबसे ज़्यादा ध्यान डिवोशन पे देते थे, और जो गॉड या गॉडेस की इंडिविजुअल वर्शिप है उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे बजाय के सेक्रीफाइसेस के। मतलब उनका ये मानना था कि यज्ञ वज्ञ करने की बजाय आप एक भगवान या एक देवी जो है
उसकी इंडिविजुअल वर्शिप करो। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, if a devotee worships the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may desire. तो इस सिस्टम में क्या था कि अगर एक भक्त अपने चूज किए हुए भगवान को बिल्कुल सच्चे दिल से मानता है, सच्चे दिल से उनकी पूजा करता है, तो जिस भी अवतार में वो भक्त चाहेगा उस अवतार में भगवान उसको दिखाई देंगे। इसलिए जो डीटी है उनको हम ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में भी देख सकते हैं, लायन की फॉर्म में भी देख सकते हैं, ट्री की फॉर्म में भी देख सकते हैं, किसी और तरीके की फॉर्म में देख सकते हैं। अब एक बार जब ये आइडिया एक्सेप्ट कर लिया गया तो आर्टिस्ट ने कुछ ब्यूटीफुल इमेजेस भी बनानी चालू कर दी डीटीज की। अब आप ये देखो, आपके घर में अगर कोई भी फोटो है, सपोज करो कृष्ण भगवान की तस्वीर है, तो जब भी कृष्ण भगवान का जिक्र होगा तो आपके मन में जो आपके घर में तस्वीर लगी हुई है वैसे आपको लगेगा कृष्ण भगवान दिखते हैं। किसी और के घर में थोड़ी अलग तरह की होगी तो उसको लगेगा कि कृष्ण भगवान इस तरीके के दिखते हैं। इसलिए अलग अलग आर्टिस्ट ने अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनानी चालू कर दी। क्लियर है? अब आप लोगों को एक इमेज दिखा रही हूँ। ये जो है ये विष्णु जी है, और किस अवतार में है ये? वाराह अवतार में। हमें पता है विष्णु जी के बहुत सारे अवतार रहे हैं, राम और कृष्ण भी विष्णु जी के ही अवतार है। तो ये वराह के अवतार में है। जो पिग होता है, जो बोर होता है, मतलब जंगली सुअर जो होता है, वो अवतार है। ये जो स्टैचू है ये हमें एमपी से मिली है, एक जगह है वहां पे एरान नाम से, वहां की ये स्टैचू है। अब जो हमारे पुराण हैं जिनके बारे में हम चैप्टर 12 में बात करेंगे, उनके अकॉर्डिंग विष्णु जो है उन्होंने ये बोर या वराह का अवतार क्यों लिया था? अर्थ को बचाने के लिए, क्योंकि जो हमारी धरती है वो वाटर में यानी कि पानी में डूब चुकी थी, तो उसको बचाने के लिए इन्होंने वराह अवतार लिया था। ये जो आपको लेडी दिखाई दे रही है ये हमारी धरती है, मतलब इस तरीके से इसको शो किया गया है कि उन्होंने धरती को बचा लिया। अब क्योंकि डीटीज जो है वो स्पेशल हुआ करते थे, इसीलिए जो इमेजेस है डीटी की वो कुछ स्पेशल घरों में या कुछ जगहों पे रखी जाती थी, जिनको आजकल हम टेम्पल्स बोलते हैं। Now, Bhakti inspired some of the best expressions in art, sculpture, poetry and architecture. तो भक्ति की वजह से कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ बेस्ट एक्सप्रेशन जो है हमारे आर्ट के वो उभर के आए हैं, चाहे वो स्कल्पचर में हो, चाहे वो पोएट्री में हो, और चाहे वो आर्किटेक्चर में ही क्यों ना। क्लियर है? अब आते हैं हमारे दो क्विक फैक्ट्स पे जो कि भक्ति और हिंदू के बारे में। भक्ति वर्ड जो है इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज मीनिंग टू डिवाइड और शेयर। तो जो भक्ति वर्ड है वो संस्कृत टर्म भज से आया है, जिसका मतलब होता है डिवाइड करना या शेयर करना। अब ये क्या सजेस्ट करता है कि डीटी और डिवोटी जो है उसके बीच में एक इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप है, मतलब भगवान अपने भक्त की रक्षा करेंगे और भक्त जो है अपने भगवान को सच्चे दिल से मानेगा। Now bhakti is directed towards Bhagavat, which is often translated as God, but also means as one who possesses and shares bhag, literally good fortune or bliss. तो भक्ति जो है वो भागवत की तरफ डायरेक्टेड है। भागवत का मतलब क्या होता है? गॉड। लेकिन भक्ति का मतलब एक और है, एक ऐसा इंसान जिसके पास भाग प्रेजेंट है और वो भाग को शेयर भी करता है। भाग क्या होता है? जो अच्छा फॉर्च्यून होता है, जो अच्छी किस्मत होती है, उसको हम बोलते हैं भाग्य, एक तरह से जो है वो। अब जो डिवोटी है जिसको हम भक्त या भागवता बोलते हैं, वो अपने भगवान का जो भाग है उसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो टर्म है हमारी वो है हिंदू। Now the word Hindu, like the term India, is derived from the river Indus. तो इंडिया टर्म की तरह, इंडिया वर्ड की तरह ही हिंदू टर्म जो है वो भी इंडस रिवर से ही डिराइव की गई है। Now it was used by Arabs and Iranians to refer to people who lived to the east of the river and to their cultural practices including religious belief. अब हिंदू वर्ड जो है वो अरब्स और इरानियंस यूज करते थे, कैसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों के लिए जो कि इंडस नदी के ईस्ट में रह रहे हैं और उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस जिसमें रिलीजियस बिलीफ भी इंक्लूडेड है, उनके लिए भी हिंदू वर्ड जो है वो यूज किया जाता। क्लियर है? अब आते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे जो कि है एल्सवेयर। आज से 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी जो है वो वेस्ट एशिया में इमर्ज हुई थी। जीसस क्राइस्ट जो है वो बेथलेहेम नाम की एक जगह थी, वहां पे उनका जन्म हुआ था जब वो रोमन एम्पायर का पार्ट था, जो बेथलेहेम है वो। अब जो क्राइस्ट की टीचिंग्स हैं वो ये थी कि वो इस वर्ल्ड के सेवियर थे, इस वर्ल्ड को बचाने आए थे। उन्होंने एक और चीज सिखाई लोगों को कि दूसरे लोगों को प्यार के साथ ट्रीट किया जाए, दूसरे लोगों पे विश्वास किया जाए जैसे कि वो खुद चाहते हैं, मतलब जैसा वो खुद बिहेवियर चाहते हैं कि लोग उनके साथ करें, वैसा ही बिहेवियर लोगों को भी दूसरे लोगों के साथ करना चाहिए। अब जो क्राइस्ट की टीचिंग्स थी, दे अपील टू ऑर्डिनरी पीपल एंड स्प्रेड थ्रू वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। अब जो उनकी टीचिंग्स थी वो आम जनता को बहुत अच्छी लगी, इसीलिए वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप में क्रिश्चियनिटी बहुत जल्दी फैल गई।
Now the first Christian preachers came from West Asia to the west coast of the subcontinent within 100 years of Christ's death. तो जीसस क्राइस्ट की डेथ के 100 साल के अंदर अंदर पहले क्रिश्चियन प्रीचर्स जो है वो आए थे वेस्ट एशिया से, हमारे इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे। अब जो केरला के क्रिश्चियन होते हैं उन्हें हम सीरियन क्रिश्चियन बोलते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो लोग वेस्ट एशिया से आए हैं और जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं, जो ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं पूरे विश्व में, उनमें से एक कम्युनिटी इन सीरियन क्रिश्चियंस की भी रही है। क्लियर है? सो ये था हमारा आज का चैप्टर। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है इस चैप्टर में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर की पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। ओके, सो गाइस, अगर आप लोगों को ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा, यूजफुल लगा, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आगे भी आप लोगों को इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स मिलते रहे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।